हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। आज हम लोग क्लास 10 का चैप्टर 3 वाटर रिसोर्स पढ़ने जा रहे हैं। तो वाटर के बारे में सभी को अच्छे से पता होना चाहिए कि वाटर इज अ प्रेशियस रिसोर्स। तो उसके साथ साथ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है कि उसको हम अच्छे से कंजर्व करें और उसको यूटिलाइज भी बहुत ही ढंग से करना चाहिए। ठीक है, तो अगर आप पूरे ग्लोब को एनालिसिस करें तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि लैंड का जो पोर्शन है वो 29% के आसपास जाता है और जो वाटर का पोर्शन है वो 71%, मतलब 3/4 ऑफ द एरिया कवर्ड बाई वाटर। तो वाटर क्या है? वाटर बॉडीज में स्थित है, ओशन है, लेक्स हैं, रिवर्स हैं, और जो सरफेस वाटर होता है, ग्राउंड वाटर होता है, ये सारी चीजें दिस आर इंक्लूडेड इन एज अ वाटर रिसोर्स। ठीक है, तो वाटर बॉडीज है, इनमें पानी खूब सारा पाया जाता है, लेकिन कितना पानी क्लीन है, ड्रिंकिंग वाटर है, और कितना जो है अनसेफ है या सैलाइन वाटर है, इसको भी समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अब जो वाटर होता है उसका एक हाइड्रोलॉजिकल साइकिल होता है। वो साइकिल में लगातार साइकिल चलते रहता है। जो सरफेस वाटर होता है वो इवापोरेट होके एटमॉस्फेयर में जाता है, देन क्लाउड फॉर्म होता है, फिर रेनफॉल होती है, फिर से वो सरफेस वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। तो एक हाइड्रोलॉजिकल साइकिल हमेशा चलती रहती है। तो वाटर क्या है? एक रिन्यूएबल रिसोर्स होता है जो रिन्यू हो जाता है, लेकिन इसको हम फॉर ग्रांटेड लेने की जरूरत हमको नहीं है। हम मतलब रिन्यू हो जाता है, इसका मतलब हम फॉर ग्रांटेड ले लें। अब आप पूरे इस 71%, मतलब 3/4 ऑफ द परसेंटेज की अगर हम बात करें तो ओनली 3 to 2.5%, लगभग 2 से 2.5% ही वाटर ऐसा है जो फ्रेश वाटर है, जिसको हम अच्छे से पीने, ड्रिंकिंग वाटर के रूप में हम यूज कर सकते हैं। बाकी का जितना पानी है वो सैलाइन वाटर है। ठीक, तो इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वाटर स्केयरसिटी। पानी की कमी कहाँ कहाँ है? ऐसे भी एरियाज हैं भारत में जहां पर बाढ़ आती है, और कुछ ऐसे एरियाज हैं जहां पर हमेशा ड्रॉट प्रोन एरिया है, बहुत सूखा पड़ा रहता है। कौन से एरियाज हैं? एंड नीड फॉर वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट। हाँ, अब जब स्केयरसिटी की बात आएगी तो उसके साथ साथ दो उसके साथ जुड़े हुए टॉपिक होते हैं कि वाटर कंजर्वेशन, पानी को संरक्षित कैसे करें। हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा सॉइल कंजर्वेशन कैसे करना है, लैंड कंजर्वेशन कैसे करना है। तो इसके साथ साथ हमारी जिम्मेदारियां भी हैं। जिस चीज को हम गॉड ने हमको फ्रीली अबंडेंट तरीके से हमको प्रोवाइड कर दिया, तो इसका मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप उसका इस तरह से यूज करें, कहीं ओवर यूटिलाइजेशन करें, कहीं उसको बेकार तरीके से यूज करें, व्यर्थ कर दें। ऐसा नहीं करना चाहिए। गॉड ने हमको एयर दिया है, वाटर दिया है, लैंड दिया है, तो ये सारी चीजों को बहुत ही हमको माइंडफुल तरीके से, वाइजली इनका यूज करना चाहिए, जिससे कि वो आने वाली पीढ़ियों के लिए भी वो बचा रहे वो रिसोर्स। ठीक है, तो इस टॉपिक पे हम अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं कि वाटर स्केयरसिटी क्या है, पानी की कमी क्या है, कौन से ऐसे एरियाज हैं जहां पर वाटर की बहुत ज्यादा क्राइसिस है। तो अब क्राइसिस, अगर आप विदर्भ वाला एरिया देखें, गुजरात का सौराष्ट्र और महाराष्ट्र का विदर्भ एरिया, अब मैप में आपको ये दोनों लोकेशन अच्छे से देख लेनी चाहिए कि महाराष्ट्र में जो विदर्भ एरिया है वो कहाँ पर है, वहां पर किसानों की क्या पोजीशन है। क्रैक्स आ जाते हैं उनकी पूरी जमीन पर, पानी की प्रॉब्लम होती है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। ऐसे ही गुजरात का सौराष्ट्र एरिया है, वहां भी वाटर की बहुत ज्यादा क्राइसिस है। अब उसी से लगा हुआ आप रेगिस्तान के, सॉरी, राजस्थान के डेजर्ट के देख सकते हैं। राजस्थान के डेजर्ट में क्या है, मतलब लो रेनफॉल वाला एरिया, वहां भी वाटर की क्राइसिस है। हालांकि गवर्नमेंट ने क्या किया है कि सतलुज रिवर से इंदिरा गांधी कैनाल को निकालकर वहां के कुछ पोर्शन, कुछ एरिया को कवर करने की कोशिश करी है। तो इंदिरा गांधी कैनाल जो है वहां के लिए बहुत ही एक वरदान के रूप में साबित हुई है। तो वो ऐसे एरियाज हैं जहां पर वाटर की स्केयरसिटी है। अब करना क्या चाहिए? अब स्केयरसिटी है मतलब प्रॉब्लम है। अब ऐसे भी एरियाज हैं जैसे कि दामोदर नदी जो है बंगाल के शोक के रूप में जानी जाती है, सारो ऑफ बंगाल है, मतलब फ्लड लेके आती है हर साल, वो बाढ़ लेके आती है। ऐसे ही कोसी रिवर है, कहां पर? बिहार में, वो भी फ्लड लेके आती है, अपने अपने रास्ते को ही बदलती रहती है बार बार। क्यों क्यों ऐसा कर रही है वो? मतलब ये कि सिल्टेशन बहुत ज्यादा हो रहा है, उसकी जो वैली है उसमें हमने क्या करे, इंक्रोचमेंट किया है। तो फिर रिवर है भाई, वो रास्ता तो चेंज करेगी, तो इससे बाढ़ का खतरा बना रहता। अब ऐसे एरिया हैं जैसे
बिहार और वेस्ट बंगाल जहां पर हमेशा फ्रीक्वेंटली फ्लड दिखाई देती है, और सौराष्ट्र और विदर्भ का एरिया जो महाराष्ट्र और गुजरात का, वहां पर ड्राट प्रोन एरिया है। तो क्यों ऐसा है भाई? हमको कुछ ना कुछ इसके लिए तो पिछले कुछ सालों में गवर्नमेंट ने ये प्लानिंग करी थी कि नदी जोड़ो परियोजना लाई जाए। अब जब आंसर राइट करेंगे तो उसमें ये इसका डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं कि नदी जोड़ो परियोजना गवर्नमेंट का प्लान है, जिसमें केन बेतवा रिवर को लिंक भी किया जा रहा है। तो नदी से नदी को जोड़ने से क्या होगा कि जहां पर ज्यादा बाढ़ वाला एरिया है, जहां पर ज्यादा पानी है, फ्लड आती है हर साल, उस पानी को ले जाकर हम जो ड्राउट प्रोन एरिया है वहां पर ले जाकर यूटिलाइज कर सकते हैं और दोनों को इक्वल कर सकते हैं। लेकिन ये थोड़ा सा मुश्किल काम है, इसमें लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, इसमें समझने की जरूरत पड़ेगी कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज भी हो और कंजर्वेशन भी प्रोसेस हमको यूज करने पड़ेंगे, मेथड्स यूज करने पड़ेंगे, इन्वायरमेंट को कोई प्रॉब्लम ना हो, ये भी हमको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये टॉपिक से रिलेटेड ये पॉइंट आप इसमें मतलब मेंशन कर सकते हैं। अब उसके बाद देखते हैं कि लो रेनफॉल तमाम ऐसी जगह हैं, लो रेनफॉल एरियाज, जैसे डेजर्ट वाला एरिया जहां पर हमेशा मतलब एनुअली अगर रेनफॉल की बात की जाए तो बहुत ही कम होती है, स्कैंटी रेनफॉल होती है। अब स्कैंटी रेनफॉल होगी तो वहां पर एग्रीकल्चरली वो भी एरिया क्या होगा, अच्छा नहीं हो पा, वहां पर एग्रीकल्चर की प्रॉब्लम होगी, तो पॉपुलेशन भी वहां पर कम ही रहेगी, दूसरे क्षेत्र की तरफ लोग माइग्रेट करेंगे। उसके बाद आता है ओवर एक्सप्लॉइटेशन। कुछ ऐसे भी एरियाज हैं जहां पर पानी का मिसयूज किया जाता है। आप देखेंगे कि तमाम सारी इरिगेशन वाला एरिया तो ठीक है, वहां पर तो जरूरत है, लेकिन जैसे कंपनीज हैं, फैक्ट्रीज हैं या इंडस्ट्रीज हैं, वहां पर वाटर मैनेजमेंट सही से नहीं किया जाता है, पानी तो यूज किया जाता है। जैसे लेदर फैक्ट्री अगर कानपुर की बात करें तो वहां पर पानी की जरूरत पड़ती है। अब पानी को यूज तो किया, लेकिन बिना उसको ट्रीटमेंट किए, मतलब बिना उसको क्लीन किए फिर से आप गंगा रिवर में डाल दोगे तो वो पोल्यूशन का कारण बनेगा। अब रिवर पोल्यूशन फैलेगा तो उसको एनिमल भी यूज करते हैं और तमाम सारे लोग भी हैं जो रिवर के वाटर को यूटिलाइज करते हैं, यूज करते हैं। तो क्या होगा, पोल्यूशन फैलेगा, तो इससे बीमारियां बढ़ेंगी, बीमारियां बढ़ेंगी तो प्रॉब्लम आनी तो ऑब्वियस सी बात है। तो हमको बहुत ही सोच समझ कर सीवेज को नदियों में खोलना होगा, उनको बिना ट्रीटमेंट किए नहीं डालना है, उनके लिए कोई ना कोई हमको ट्रीटमेंट करना ही करना पड़ेगा। और ये बात कंपनियों को, इंडस्ट्रीज को भी समझनी जरूरी है। ठीक है, अब वाटर का जो यूज है हमारे हाउस होल्ड एक्टिविटीज में तो बहुत ज्यादा होता है, डोमेस्टिक यूज तो होता ही है। अब एग्रीकल्चर में भी इसी का यूज होता है, मतलब इरिगेशन के बिना तो हमें देखिए, सीजन जो है अगर हम रेनी सीजन की बात करें तो 2 से 3 महीने होती है, बाकी पूरा साल क्या होता है, रेन डिपेंडेंट क्रॉप हम नहीं प्रोड्यूस कर सकते हैं बिना इरिगेशन के। तो पूरा हमको 8 से 9 महीने इरिगेशन के लिए वाटर चाहिए हमको। अब हमको कुछ ना कुछ ऐसी टेक्निक यूज करनी पड़ेगी जिसमें पानी का खर्च कम हो, इरिगेशन सिंचाई कम करनी पड़े। हमको ऐसी टेक्निक डेवलप करनी पड़ेगी जहां पर कम सिंचाई से अच्छी फसल उगाई जा सके। ठीक है, तो कुछ ना ऐसी टेक्निक हमको यूज करने की जरूरत है। जब हम ऐसा करेंगे तब जाके हमारा एग्रीकल्चरल फील्ड भी अच्छा हो जाएगा और हम वाटर को कंजर्व भी कर पाएंगे। ठीक, नेक्स्ट। देश की आजादी के बाद लगातार गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चरल फील्ड को ज्यादा अच्छा बनाने की कोशिश करी, तो उसमें नहरों के माध्यम से सिंचाई पे जोर दिया गया और कुओं से सिंचाई होती थी, तालाबों से सिंचाई होती थी, मेन सोर्सेस ऑफ वाटर हैं जिनसे सिंचाई का काम पूरा किया जाता था। लेकिन उसी समय सरकार ने इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में भी ध्यान दिया। अब इंडस्ट्रीज में बड़े पैमाने पर वाटर का यूज किया जाता था, बहुत ज्यादा यूज किया जाता था, और बिना उसको क्लीन किए हुए फिर से नदियों में उसी तरह से बिना ट्रीटमेंट किए हुए डाल दिया जाता था, तो इससे पोल्यूशन भी तेजी से बढ़ रहा था। और अगर हम बात करें, जब धीरे धीरे एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा यूज बढ़ गया और उसके बाद हम तो एग्रीकल्चरली थोड़ा सा प्रोडक्शन हमारा अच्छा बढ़ गया, मतलब हमने ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति की तरफ हम आगे बढ़े 60-70 के दशक में, तो उससे हमारे देश में प्रोडक्शन पे बहुत तेजी से बढ़ा और हम जो है जो फूड ग्रेन इंपोर्ट करते थे वो हमारी कंडीशन आ गई कि हमको एक्सपोर्ट, हमारे पास सरप्लस अनाज पैदा होने लगा। वो सब तो ठीक था, लेकिन उसी दौरान हमने जो है बहुत ज्यादा एग्रीकल्चर में पेस्टिसाइड का यूज किया, हमने फर्टिलाइजर का यूज किया। ये चीजें कहीं ना कहीं वाटर रिसोर्सेज को पोल्यूट करने के लिए एक जरिया बन रही थी। जब पेस्टिसाइड की बात करते हैं, इंसेक्टिसाइड की बात करते हैं,
मतलब ऐसे कीटनाशक जो हम फसलों पर यूज करते हैं। फर्टिलाइजर मतलब उर्वरक का हम यूज करते हैं, हम बायोडिग्रेडेबल या ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर नहीं यूज करते, हम यूरिया, पोटास, डाई इन तरह की उर्वरक का हम यूज करते हैं। तो जब बारिश होती है तो क्या होता है कि बारिश और जब पानी ऊपर से बहता है तो उसमें केमिकल जो होता है उसका पेस्टिसाइड का, इंसेक्टिसाइड का या फर्टिलाइजर का, उसमें मिक्स हो जाता है और धीरे धीरे वो नदियों से तालाबों में, तालाबों से फिर तालाब से नदियों में और नदियों से फिर अल्टीमेटली जाके ओशन में मिक्स हो जाता है। अब वो जब ओशन में मिक्स हो जाएगा, पोल्यूटेंट वहां पर पहुंचेगा, केमिकल पोल्यूटेंट, तो वो क्या करेगा, वहां के एक्वेटिक लाइफ को मतलब जलीय जीवन को भी प्रभावित करेगा। और अगर ये केमिकल हमारी बॉडी में भी किसी न किसी रूप में जा रहे हैं तो उससे भी क्या होगा, बहुत ज्यादा बीमारियों का खतरा भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। और अगर डोमेस्टिक यूज की बात की जाए तो वाटर का डोमेस्टिक यूज लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि पॉपुलेशन अगर आप 1947 के बाद मतलब आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद देखें तो पॉपुलेशन हमारी लगातार बढ़ती जा रही है, बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है। और रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है। हम एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट थे पहले, फिर हमने सेकेंडरी सेक्टर की तरफ मूव किया, फिर टर्शियरी सेक्टर की मतलब सर्विस सेक्टर की तरफ मूव किया। तो हमारा जो डिपेंडेंसी थी एग्रीकल्चर पे वो तो थोड़ा कम हो गई, लेकिन वाटर रिसोर्स तो लिमिटेड है, सॉइल रिसोर्स लिमिटेड है, एयर रिसोर्स क्या है, लिमिटेड है। और इन सारे चीजों के लिमिटेड होने का यह है कि इनका यूज बहुत ही वाइजली करना है। नहीं वाइजली यूज करेंगे तो बाद में फिर इनकी स्केर्सिटी का हमको सामना करना ही करना पड़ेगा। तो मतलब देखा जाए तो एक ऐसे रीजन है जहां पर बहुत ज्यादा अधिकता है, फ्लड आती है, और एक ऐसा भी रीजन है उसी समय पर जहां पर ड्राट प्रोन एरिया है, जहां पर एकदम पानी सूखा है, पानी है ही नहीं है। तो इन चीजों में बैलेंस बनाने की जरूरत है और इनको अच्छे से इनका कंजर्व करने की जरूरत है, मैनेजमेंट की जरूरत है। अब इनके बीमारियों की बात करें तो वाटर से जुड़ी हुई तमाम सारी बीमारियां होती हैं, डायरिया होती है, हैजा होती है, तो ये सारी बीमारियां भी होती हैं, तमाम सारी चीजें होती हैं। अगर आप गंदा पानी पी रहे हो कहीं से भी, अगर डर्टी वाटर आपकी बॉडी में जा रहा है तो तमाम सारी बीमारियों का कारण भी बनता है। तो इन चीजों को बेटा बहुत ही ध्यान से आपको समझने की जरूरत है। क्या कहते हैं, वाटर रिसोर्स को कंजर्व करने की और मैनेजमेंट की जरूरत है। ठीक है, आप देख रहे होंगे कि अभी हाल फिलहाल में जब हमारी कंट्री डेवलपिंग तो है ही है, तो डेवलपमेंट तेजी से बढ़ रहा है, तो लोगों के खुद के हैंडपंप हुआ करते थे, हैंडपंप से अभी ट्यूबवेल की परमिशन सबको मिली हुई है, तो सभी के पास अपने समर्सिबल भी घर पे लगे हुए हैं। अब उसका आप यूसेज देखें कि जरूरत है हमको 5 लीटर पानी की, लेकिन हमने उसके स्विच को ऑन कर दिया और फ्रिक्वेंटली पानी बह रहा है, और उस समय हम ब्रश कर रहे हैं, मतलब सैकड़ों लीटर पानी हम सिर्फ हाथ मुंह धुलने में या नहाने में यूज कर लेते हैं। आप जहां पर वाटर की प्रॉब्लम है वहां की जाके लोगों से पूछिए कि भैया आप कितने लीटर पानी का यूज कर लेते हो, तो वो बताएंगे 20 to 30 लीटर हमारे पूरे डे के लिए काफी है। यहाँ आप 100 लीटर आप वाटर पर डे यूज कर लेते हो, तो ये मिस यूज है, इसको आपको रोकना होगा। जब तक आप रोकेंगे नहीं, जब तक इसको कंजर्व नहीं करेंगे, आप आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ भी बचा के नहीं रख पाएंगे। तो एक मैनेजमेंट से रिलेटेड ये क्वेश्चन बन सकता है कि हाउ वी कंजर्व आवर वाटर रिसोर्सेज। तो आपको इसमें ये सारी चीजें देनी पड़ेंगी कि अगर फैक्ट्रीज हैं वो इसका यूज कर रही हैं तो वो भी क्या करें, केयरफुल्ली यूज करें, और उसके बाद गंदा पानी नदियों में ना छोड़ें, किसी भी वाटर सोर्स में बिल्कुल ना मिलाएं। अगर किसान यूज कर रहे हैं तो कोशिश करें कि फर्टिलाइजर का यूज कम करें, बायो फर्टिलाइजर का यूज करें, जैव उर्वरक का यूज करें जो आसानी से नष्ट हो जाता है, पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड का यूज कम करें। भले हमारी उपज कम हो लेकिन बीमारियों तो ना बढ़े। आप देखिए कि बीमारियों का क्या हालत है, कोई ऐसा परिवार नहीं होगी जहां बीमारियां आज हमको घेरे हुए ना हो। हमारा ज्यादातर पैसा कहाँ, मेडिसिन में चला जाता है। क्यों चला जाता है, पहले के लोग देखिए कितने मजबूत हुआ करते थे, इतने मजबूत हुआ करते थे, 80 ईयर्स तक उनके दांत और आंख एकदम अच्छे रहते थे। आज अपनी पोजीशन देखिए, 40 ईयर्स के लोग जो हैं उनकी क्या हालत है, उनकी बॉडी में कितना दम है। तो तमाम सारी हैबिट्स हैं उनको छोड़ना पड़ेगा और हमको बहुत ही केयरफुल्ली इनका यूज करना पड़ेगा बेटा, तब जाके हम इसको बचा पाएंगे। ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे अपने आते हैं। तो उसमें ये है मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट्स। मल्टीपर्पज का मीनिंग होता है बहुउद्देशीय, मतलब एक ही डैम बनाकर, जैसे रिवर है, रिवर पे हमने डैम बना दिया, डैम बना के हमने क्या किया, अब डैम बनाएंगे तो पानी पीछे रोका जाएगा, उसको रिजर्वायर कहा जाता है। ठीक,
उसमें हम मछली पाल सकते हैं और उसी रिजर्वायर से हम एक कैनाल भी निकाल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, जब भी फ्लड आएगी हम पानी को रोक के कैनाल की तरफ मूव करा देंगे, तो फ्लड को हम कंट्रोल कर सकते हैं। अब फ्लड को जब डैम बना दिया तो ऊपर से पानी को नीचे गिराया जाता है, तो क्या होता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। तो कई सारे उद्देश्य की जब पूर्ति होती है तो उसे मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट कहा जाता है। एंड इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट, और कैसे इसको हम कैसे मैनेज करते हैं, मैनेजमेंट यही तो हम सीख रहे हैं कि जिस भी रिवर में फ्लड की ज्यादा संभावना रहती है उसमें डैम बना के हमने क्या किया, रिजर्वायर में, लेक्स में हमने वाटर को कंजर्व कर लिया, रोक लिया, और रोक के हमने फ्लड को कंट्रोल कर लिया, धीरे धीरे पानी को छोड़ा और कैनाल्स में क्या किया, पानी को पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ये हो गया मैनेजमेंट। हम पुराने समय से, हम एंशिएंट इंडिया की बात करें तो श्रृंगेरपुर जो इलाहाबाद के नजदीक एक प्लेस है, वहां पर भी हाइड्रोलिक प्रोजेक्ट के स्ट्रक्चर के कुछ हमको मतलब वहां पर जानकारी मिलती है कि वहां ऐसे किया गया था पुराने समय में, पत्थरों से एम्बार्कमेंट बनाए जाते थे, डैम बनाए जाते थे। आप इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं, डैम बना के पानी को रोका जाता था, बड़े बड़े बोल्डर रखे जाते थे। अब तो नई टेक्नोलॉजी है, कंक्रीट से पूरी चीजें या आयरन बार से यूज किया जाता है, लेकिन पहले पत्थरों से ही रोकने का काम किया जाता था। और आप देखेंगे तो एक आर्टिफिशियल लेक, पूरी सबसे बड़ी जो है वो भोपाल की लेक है, जो सबसे बड़ी आर्टिफिशियल लेक है। तो इन सारी चीजों का एग्जाम्पल आपको मिलता है और आप अच्छे से समझ सकते हैं। अब क्वेश्चन है एक, हाउ डू वी कंजर्व एंड मैनेज वाटर, तो कैसे कंजर्व करेंगे, ऐसे ही कंजर्व करेंगे कि मतलब हमको सही तरीके से टेक्नोलॉजी का यूज करना पड़ेगा, हमको अपना रिसोर्स सही तरीके से यूज करने के लिए एक टेक्निक अडॉप्ट करनी पड़ेगी कि हमको किन जगहों पर बाढ़ ज्यादा आती है, उनकी समस्या के सॉल्यूशन के लिए हमको पॉइंट आउट करना पड़ेगा, हमको देखना पड़ेगा अच्छा प्रॉब्लम यहाँ पर आ रही है, यहाँ पर ज्यादा आ रही है फ्लड की प्रॉब्लम, तो हमको डैम कहाँ पे बनाना चाहिए जिससे कि हम हमारा इकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस भी ना होने पाए, और हम आसानी से डैम को बनाकर हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के जनरेशन में उस वाटर का यूज कर सकते हैं, रिजर्वायर बना सकते हैं और नहरों से हम पानी को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। इस तरह से इस क्वेश्चन को हम हैंडल कर सकते हैं। ओके, अब एक क्वेश्चन और हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, व्हाट आर डैम्स एंड हाउ डू दे हेल्प अस इन कंजर्विंग एंड मैनेजिंग वाटर। डैम्स क्या होते हैं, डैम्स एक बैरियर होते हैं जो किसी भी रिवर में बनाया जाता है और जिससे पानी को रोका जाता है। पीछे एक रिजर्वायर बना दिया जाता है जहां वाटर को कंजर्व किया जाता है, उसमें फिशिंग एक्टिविटी को प्रमोट किया जाता है। उसके बाद क्या किया जाता है कि कैनाल बना के उस वाटर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है ताकि फ्लड को कंट्रोल किया जा सके। तो डैम का मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि एक रिजर्वायर बनाए, इसका कई सारे उद्देश्य की पूर्ति करता है, जैसे कि इरिगेशन फैसिलिटी को, फ्लड कंट्रोल को, और इलेक्ट्रिसिटी के जनरेशन में भी ये क्या करता है, बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल रोल प्ले करता है। तो हमारे जब हमारा देश आजाद हुआ तो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्राउडली इसको कहा था कि दीज आर टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया, इनको मॉडर्न इंडिया का टेम्पल कहा था डैम्स को। मतलब इस तरह का वो था, इसको उनको दिखाई दे रहा था कि हाँ ये भविष्य बनेंगे हमारे देश का। तो ऐसा सोच डैम्स के पीछे थी। तो ये मल्टीपर्पज इसीलिए कहा गया, कई उद्देश्यों की पूर्ति करने वाले थे। ये वाटर तो कंट्रोल कर ही रहे थे, मैनेजमेंट भी बहुत तरीके से हो रहा था, कैनाल्स में वाटर को डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा था, इरिगेशन फैसिलिटी को बढ़ाया जा रहा था, और उद्देश्य ये था कि क्योंकि हमारा जो कंट्री था वो डेवलपिंग कंट्री थी हमारी, और एग्रीकल्चर पे हम बहुत ज्यादा डिपेंडेंट थे, तो सिंचाई के प्रॉपर हमको रिसोर्सेज भी बनाने थे, सिंचाई के साधन, पूरा एरिया जो है, ज्यादातर एरिया हमको मतलब सिंचाई के अंडर में ले आना था, जहां तक सिंचाई के प्रॉपर साधन हो सके। तो ये इसके पीछे का कॉन्सेप्ट था। उसके बाद हमने कई कई सारे हमने प्रोजेक्ट शुरू किए, जैसे भाखरा नांगल प्रोजेक्ट शुरू किया हमने। ये क्या एक प्रोजेक्ट था कि रिवर पे बनाया गया और जिससे मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट स्टार्ट किया हमने, कंजर्व करने के लिए, मैनेजमेंट के लिए। हमने सतलुज ब्यास रिवर बेसिन में ऐसा ही प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, हमने हीराकुंड प्रोजेक्ट महानदी पे स्टार्ट किया। तो इस तरह से कई सारे प्रोजेक्ट हमने स्टार्ट करे जिससे कि वाटर को कंजर्व किया जा सके और उनका प्रॉपर मैनेजमेंट भी किया जा सके। ठीक है बच्चों, आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि कैसे हम इस क्वेश्चन को हम
अच्छे से समझेंगे कैसे हम राइट करेंगे, तो अच्छे से समझिए। कोई प्रॉब्लम हो तो आप प्लीज मुझे मैसेज किया करिए। अब हम एक कंटेम्प्रोरी अगर क्वेश्चन की बात करें तो जिसका कई बार क्वेश्चन के रूप में मेंस में यूपीएससी यूपीपीएससी में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, नर्मदा बचाओ आंदोलन से रिलेटेड। क्या मतलब है नर्मदा बचाओ आंदोलन? नर्मदा मतलब एक रिवर है, बड़ी रिवर है, जो वेस्ट वर्ड फ्लो करने वाली रिवर है। आप मतलब अगर आपको पता होगा तो सतपुड़ा और विंध्य रेंज के बीच से वेस्ट वर्ड फ्लो करने वाली जो रिवर है उसका नाम नर्मदा है। और नर्मदा बचाओ आंदोलन क्या है, कब शुरू किया गया? 1985 में ये आंदोलन शुरू किया गया था, 1985 में। और शुरू करने वाले दो लोग थे, मेधा पाटेकर, याद कर लीजिए नाम, जब भी आंसर राइट करेंगे आप इसको लिखेंगे, मेधा पाटेकर एंड बाबा आमटे स्टार्टेड दिस मूवमेंट इन 1985। क्यों स्टार्ट किया गया था, अब इसकी कहानी पूरा समझिए, स्टोरी को समझिए कि नर्मदा रिवर पर सरदार सरोवर डैम बनाया गया। सरदार सरोवर डैम वही वो जगह है जहां पर पिछले कुछ साल पहले हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्टैचू ऑफ यूनिटी मतलब सरदार पटेल की स्टैचू, बड़ी स्टैचू को स्टेब्लिश किया है। ठीक है, तो वही डैम था जिसको गवर्नमेंट ने बनाया, सरदार सरोवर डैम बनाया गुजरात, सॉरी हाँ गुजरात में। और डैम बनाने से फायदा क्या हुआ? महाराष्ट्र को फायदा हुआ। किसको फायदा हुआ? महाराष्ट्र को, महाराष्ट्र के साथ गुजरात को, गुजरात के साथ साथ मध्य प्रदेश को, मध्य प्रदेश के साथ साथ राजस्थान को। इन चार स्टेट को सिंचाई के प्रॉपर साधन कैनाल्स के थ्रू प्रोवाइड कराए गए और इलेक्ट्रिसिटी की सुविधा उपलब्ध कराई गई। तो ये मतलब रिवर पे डैम बनाना तो काफी फायदेमंद साबित हुआ, लेकिन इसका एक नुकसान भी था। नुकसान ये था कि जब रिजर्वायर बना डैम के पीछे, तो जो रिजर्वायर बना उससे एक बड़ा सा फॉरेस्ट वाला एरिया क्या हुआ? सबमर्ज हो गया, डूब गया। किसानों की जमीन उसमें चली गई और जिन लोगों का घर गया उनको सरकार ने प्रॉपर रिहेबिलिटेशन का साधन उपलब्ध नहीं कराया। रिहेबिलिटेशन मतलब लोगों को पुनः दूसरी जगह पर ले जाके बसाना। तो सरकार ने इन चीजों को प्रॉपर पूरी तरीके से इसको मैनेजमेंट नहीं किया, अच्छे तरीके से ध्यान नहीं दिया। इसी वजह से फार्मर्स ने मतलब किसानों ने, इन्वायरमेंटलिस्ट ने और तमाम लोगों ने, जो वहां के रहने वाले लोगों ने इस चीज का क्या किया? डैम का विरोध किया, जिसे नर्मदा बचाओ आंदोलन के रूप में जाना जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये बहुत ही कंटेम्प्रोरी इशू है, इसको अच्छे से आज तक ये मतलब मुद्दा चलता रहता है, क्वेश्चन आते रहते हैं, तो उनको ध्यान से पढ़िएगा। अच्छा टॉपिक है, ठीक है, इसको फिनिश। अब इसी तरीके से तमाम सारे डिस्प्यूट होते रहते हैं। जैसे एक डिस्प्यूट है, थोड़ा सा पॉपुलर डिस्प्यूट है, कृष्णा गोदावरी डिस्प्यूट। मतलब दो नदियां हैं, कृष्णा और गोदावरी, जिन राज्यों से होकर बहती हैं उनके वाटर को लेकर राज्यों में प्रॉब्लम हो जाती है कि बाढ़ आए तो पानी को रोक लें या ज्यादा छोड़ें, कितना छोड़ें। दो राज्यों से, तीन राज्यों से होकर कोई नदी बह रही है, तो जिस राज्य से उसका उद्गम हो रहा है उसने ज्यादा पानी को कंज्यूम कर लिया और आगे जिस राज्य में बह के जा रही वहां कम पानी छोड़ा। जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच में सिंधु नदी को लेके हमेशा होता रहता है डिस्प्यूट। इस तरह के डिस्प्यूट भी तमाम डिस्प्यूट सामने आते रहते हैं। इनको भी अच्छे से समझने की कोशिश है, शॉर्ट आंसर के रूप में इसको आप तैयार कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रहा है, कोई प्रॉब्लम होगी तो आप प्लीज मुझे मैसेज करिएगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मेजर रिवर्स एंड डैम्स। अब हम मेजर रिवर्स की बात करें तो हमको सबसे पहले इंडस की बात कर लेनी चाहिए। इंडस रिवर, इंडस तिब्बत वाले एरिया से इसका उद्गम होता है। इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं अच्छे से समझिए, सतलुज, ब्यास, चिनाब, झेलम और रावी। सीक्वेंस में प्रॉपर याद करिए। इनमें कौन कौन से बड़े डैम बनाए हैं इनको आप अच्छे से लर्न करिए। ये आपका होमवर्क है, जरूर इसको मैप में देखिएगा, रिवर्स को, उनकी ट्रिब्यूटरीज को देखिए और कौन कौन से बड़े डैम बनाए गए हैं उसको अच्छे से देखिए। गंगा रिवर, गंगा के साथ यमुना रिवर, ब्रह्मपुत्र रिवर, इसका उद्गम, फिर दोनों रिवर मिल जाती हैं, ठीक है, सुंदरबन का डेल्टा फॉर्म करती हैं। इनको अब तीन बड़ी नदियां हैं उत्तर में, इंडस,
गंगा और ब्रह्मपुत्र। इन 3 नदियों के बारे में आपको जानना और इन पे कौन से बड़े डैम है इनके बारे में जानना आपको बहुत जरूरी है। अब हम वेस्ट वर्ड फ्लो करने वाली नदी जो है नर्मदा और तापी के बारे में भी जानेंगे। इस पे सरदार सरोवर डैम है, अभी आपने रिसेंटली तुरंत पढ़ा है। ठीक है, अच्छे से इसके बारे में जानकारी इकट्ठा करिए। फिर आप पढ़ेंगे साउथ की कुछ रिवर्स हैं, मेन रिवर्स हैं, महानदी, अमरकंटक से निकलने वाली गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी। ये 4 बड़ी नदियां हैं साउथ की, 3 नॉर्थ की, 2 वेस्ट की और 4 साउथ की बड़ी नदियां। इनमें कौन कौन से, भाखड़ा नंगल डैम किस पे बना हुआ है, नागार्जुन सागर डैम किस पे बना हुआ है, तो सतलुज पे कौन सा बड़ा डैम बना हुआ है, इन चीजों को आपका होमवर्क है। मैप में जरूर इसकी प्रैक्टिस करिए, प्रॉपर प्रैक्टिस करना जरूरी है। बोर्ड एग्जाम एकदम से नजदीक है। चैनल आप वीडियोज को अच्छे से ध्यान से पढ़िए। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो, आप प्लीज मुझे मैसेज करिए और ज्यादा से ज्यादा आप चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए, आपसे रिक्वेस्ट है। और खूब मन लगा के पढ़िए, कोई भी डाउट होगा प्लीज मुझे मैसेज करिए। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम लोग वाटर रेन वाटर कंजर्वेशन हम पढ़ेंगे, जो हमारा लास्ट टॉपिक होगा। ठीक है, हमारा लास्ट टॉपिक है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर हार्वेस्टिंग का मतलब होता है कि कैसे हम बारिश के पानी को, कैसे हम उसको बचा के रखें कि जब बारिश खत्म हो जाए तो उसके बाद भी हम हमारे पास यूज करने के लिए वो पानी बचा रहे। मतलब उसको वेस्ट होने से हमको बचाना है। चाहे रूफ टॉप पे हमको टैंक बना के बचाना पड़े, या नॉर्मल टैंक बना के उसको बचाना पड़े, या वैसे ही तालाब में उसको इकट्ठा करना पड़े। जो रन ऑफ या सरफेस वाटर होता है उसको हमको किसी भी तरीके से बचाना है। हमको सोकपिट बना देना है, सोकपिट बना के पानी को ग्राउंड वाटर के रूप में रिचार्ज कर लेना है। हमको किसी भी तरीके से पानी को वेस्ट होने से बचा लेना है। ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग होता है। मतलब अगर पानी को वेस्ट होने से बचा लिया जाए तो हमारी तमाम सारी जरूरतें पूरी हो जाती हैं। रेन वाटर है, पानी सतह पे बह रहा है, अगर हम इसको स्टोर कर लें तो बाद में इरिगेशन फैसिलिटीज के रूप में बहुत ही आसानी से काम आने वाला है। ऐसे ही पुराने समय से, एंशियंट इंडिया की बात करें तो तब से आज तक लगातार हमारे यहाँ ये हमारा कल्चर रहा है कि हम चीजों को नष्ट होने से बचाते रहे, हम उनको कंजर्व करते रहे। तो पहाड़ी एरिया में देखा जाए तो पानी को तमाम सारे वो टेक्निक लगा के उसको बचाने की कोशिश करते रहते हैं। हम ड्राट प्रोन एरिया में देखा जाए तो वहां भी अपनी टेक्निक होती है जिससे हम वाटर को सेव कर लेते हैं फ्यूचर यूज करने के लिए। हम पठारी एरियाज में भी देखें तो वहां भी बड़े बड़े टैंक बना दिए जाते हैं, वाटर को स्टोर कर लिया जाता है और बाद में उसका यूज किया जाता है। तो तमाम सारे टेक्निक हैं, टेक्नोलॉजी में हम धीरे धीरे इक्विप्ड होते जा रहे हैं। तो हम अगर अपने रेन वाटर को हम कंजर्व कर लें तो हमारी तमाम सारी जरूरतें इरिगेशन की या तमाम डोमेस्टिक यूज की हमारी पूरी हो जाती हैं। और इस तरह से हम फ्रेश वाटर पे डिपेंडेंट होते हैं इन चीज़ों के लिए। हम फ्रेश वाटर को एज अ इरिगेशन, एज अ क्लीनिंग ऑफ क्लॉथ्स, एज अ डोमेस्टिक यूज पर्पजेज के लिए यूज कर लेते हैं। उस पे हमारा थोड़ा सा लोड कम हो जाएगा। और आपको पता ही है कि फ्रेश वाटर का परसेंटेज कितना कम है, बहुत ही कम है। तो ग्राउंड वाटर को कम यूज करना पड़ेगा, तो हमारी डिपेंडेंसी कम होगी, तो कंजर्व रहेगा और हमारे पीने के ही काम आएगा। क्वेश्चन इसमें अगर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करें तो नर्मदा बचाओ आंदोलन जो है, नर्मदा नदी पर बनाए जाने वाला जो सरदार सरोवर डैम है, जिसकी वजह से तमाम सारे फार्मर्स को, इन्वायरमेंटलिस्ट को प्रॉब्लम हुई, वो क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। उस पर आपको ध्यान से पढ़ने की जरूरत है, आंसर राइट करने की जरूरत है। सेकेंड क्वेश्चन देखा जाए तो जो रिवर वैली मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है, इसके क्या एडवांटेज हैं, फायदे क्या हैं। तो फायदे में आप गिनाइए कि रिजर्वायर बनाया हमने, रिजर्वायर फॉर्म करने के बाद उसमें हमने फिशिंग एक्टिविटी को प्रमोट किया। हमने उसके बाद फिर कैनाल्स बनाए, कैनाल्स में हमने एग्रीकल्चर को इरिगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड कराई। फिर हमने डैम से हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया और आसपास के एरियाज को वाटर सप्लाई के साथ साथ हमने इलेक्ट्रिसिटी की भी सप्लाई करी। ये एडवांटेज है। डिसएडवांटेज में आप बताइए कि फार्मर्स की जमीनें चली गई, लोगों को रहने की प्रॉब्लम हुई, रिहेबिलिटेशन की प्रॉब्लम हुई, और उसके साथ साथ जो एरिया सबमर्ज हुआ, फॉरेस्ट एरिया कवर, उससे इन्वायरमेंट को खतरा हुआ। ये डिसएडवांटेज है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर के। अब वाटर रिसोर्स की स्केर्सिटी या क्या है, कैसे इसको कंजर्व किया जाए, कैसे मैनेजमेंट किया जाए, ये 2-3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर के।
इस पे खूब अच्छे से प्रैक्टिस की जरूरत है बेटा। एकदम से लग जाइए, सारे सब्जेक्ट को इक्वली टाइम दीजिए, और आपके पास गिने चुने कुल मिला के 30 से 40 दिन टाइम है, इसके बाद आपके एग्जाम होने वाले हैं। इन 30-40 दिनों को एकदम अच्छा बना लीजिए, जिससे आपका परसेंटेज काफ़ी इंप्रूव हो जाए। तो इन्हीं मेरी वेल विशिंग के साथ ही इस चैप्टर को फिनिश करते हैं। फिर हम जल्दी आपके लिए एक नया चैप्टर लेके आएंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।